हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे जुडिशियल रिव्यू। लास्ट सेशन में हमने जुडिशियल रिव्यू का स्कोप किया एंड आज हम इस सेशन में जुडिशियल रिव्यू है इसका यूज ऑफ द पावर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को कभी यूज किया है या नहीं किया है। जुडिशियल रिव्यू की पावर को सुप्रीम कोर्ट ने मैनी टाइम्स यूज किया है। इसके कुछ केस हैं, हम वो डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स। मीनिंग जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। इवन कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो जाएं। अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं, अगर सरकार हम पर टैक्स इंपोज करती है तो उसको भी देखना पड़ता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसको वायलेट ना करे। तो इसमें एक केस आता है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें 1970 में जब 14 बैंक से इनको नेशनलाइज किया जा रहा था तो उस टाइम जो एक्ट पास होता है उसके अकॉर्डिंग एक प्रोविजन थी, जो भी डायरेक्टर्स है ना उनको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा एंड जो बाकी स्टाफ है वो ऐसा ही बैंक में जॉब करेगा। तो उस टाइम मिस्टर कूपर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे और इनका कुछ शेयर भी था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में था, बैंक ऑफ इंडिया में था, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी था। तो इनको अपना ऑफिस वेकेट करना था, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि अपना ऑफिस वेकेट हो, क्योंकि इस टाइम वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंडर आर्टिकल 32 जिसमें रिट इशू की जाती है बाय सुप्रीम कोर्ट कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रही हैं, जो अपने जॉब पर बने हैं वो सरकार एकदम से कह रही है आपको अपना ऑफिस वेकेट करना होगा। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है स्टॉप द डायरेक्टर्स फ्रॉम वेकेटेड देयर ऑफिस, इनको अपने ऑफिस से वेकेट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। लाइक दिस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आता है 1970 में, जिसका एक क्लोज था 17A, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी पर्सन पर हमको डाउट होता है, ओनली डाउट के बेस पर हम किसी को भी डिटेन कर सकते हैं फ्रॉम 3 मंथ टू 2 ईयर्स के लिए, और इस टाइम पीरियड में वो किसी की लीगल एडवाइस भी नहीं ले सकते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आप किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते 2 सालों तक और कोई एडवाइस नहीं मिलेगी। इसका जो क्लोज है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। एंड इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसमें केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट है। ये केस आता है 1973 में, जब 2023 थी, हमने 50 इयर्स को सेलिब्रेट किया था कि हम फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। तो इसमें यही कहा गया था, जब केशवानंद भारती हैं उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं कि पार्लियामेंट हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जब कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहती है चेंज कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट कहती है जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये एक फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है बल्कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए लिबर्टी के बेस पर, इक्वालिटी के बेस पर आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हो, इनको अमेंड भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो ये केस बनता है। इसी तरह एक केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1980 का है। मिनर्वा मिल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो बहुत ही लार्ज स्केल की प्रोडक्शन करती थी। 76 के बाद सोशलिस्ट एजेंडा होता है तो वो उसको सोशलाइज करना चाहती थी, गवर्नमेंट इसको अपने कंट्रोल के अंडर लेना चाहती थी, इसलिए गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सिक यूनिट डिक्लेयर कर देती है। लेकिन इसके लिए जो मिनर्वा मिल है हाई कोर्ट में केस फाइल करती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में केस डिसमिस हो जाता है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1976, इसके 4th एंड 5th क्लोज है, इसको चैलेंज करते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट भी कर देती है। तो इस तरह बहुत टाइम बेसिक स्ट्रक्चर को भी, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हम के लिए बचाया है। जुडिशियल रिव्यू एंड राइट टू प्रॉपर्टी केस, तो इसमें क्या है, पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब जी लीगल राइट ही बना है
तो इसके लिए केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जो 1967 का है। इस केस में क्या था, गोलकनाथ है, इनके पास 500 एकड़ लैंड थी, जिसको 1953 है, इसमें पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट है पास किया जाता है। लैंड टेन्योर एक्ट में लैंड पर सीलिंग लगाई जाती है, मीनिंग एक पर्सन 35 एकड़ है वो ही लैंड रख सकता है। उसके बाद जो लैंड है कुछ टेनेंट को दी जाएगी और उसके बाद जो कुछ लैंड है वो सरप्लस मानी जाएगी, वो सरकार की मानी जाएगी। इसके लिए वो गोलकनाथ हैं, गोलकनाथ केस फाइल करते हैं कि हमारी लैंड है, इसको हम रख सकते हैं क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट मिला है, राइट टू प्रॉपर्टी का। लेकिन पंजाब सरकार मान नहीं रही थी, तो इसलिए ये केस है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो फैमिली जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है टू होल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि उस टाइम जो आर्टिकल 19(1)(f) एंड G है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम एग्रीकल्चर लैंड का प्रोफेशन करते हैं, तो हमारी लैंड ले रहे हैं, हमारा प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको ये राइट दिया गया था कि उनको अपनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को होल्ड करने का राइट है, तो जी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। तो उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट बन गया है, अब जो फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, इनके लिए है। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, पार्लियामेंट के MP MLA हैं, वो क्या करते हैं, जब एक पॉलिटिकल पार्टी में जीत जाते हैं, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए भी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में इंक्लूड हो जाते हैं। एक की मेंबरशिप छोड़ते हैं, दूसरी की मेंबरशिप ले लेते हैं। इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, किसी भी सरकार को कभी भी गिरा देते थे। तो इसी टाइम कभी किसी ने एक पार्टी चेंज कर ली, 2 पार्टी चेंज कर ली, 3 पार्टी चेंज कर ली, एक बार तो एक दिन में 2 पार्टी चेंज की जाती हैं। इसीलिए इनकी डिफेक्शन अपने पार्टी को धोखा दे रही हैं, इसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है। तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में, जिसमें कहा गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, अगर वो डिफेक्शन की पॉलिसी को अपनाते हैं तो इसीलिए इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया। जिसमें ये प्रोविजन थी, अगर कोई भी मेंबर डिफेक्शन करता है और उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मीनिंग अगर लोकसभा है लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा है राज्यसभा का स्पीकर हो गया, एंड अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर, उस टाइम जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अगर वो उसको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर देता है तो उसकी मेंबरशिप है वो खत्म हो जाती है। एंड 1992 में इसमें क्या कहा गया कि चलो मेंबरशिप तो खत्म हो रही है, आपका जो डिसीजन है किस बेस पर किया गया, किस किस मेंबर ने किया, कुछ और भी प्रोविजन थी, और इन सबको मिलाकर हमने अगर पार्टी को चेंज करना है, अगर हम आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील का उनको राइट नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें अलाउ किया अपील को against the presiding officer decision in the high courts and supreme court। इसके बाद जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट अपील तो कर सकते हैं। देन जुडिशियल रिव्यू एंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमारी कंट्री में दी गई है, जिसमें SC ST BC अदर कैटेगरीज हैं, इनको रिजर्वेशन दी गई है। लेकिन रिजर्वेशन का मीनिंग ये नहीं है कि आप किसी एक कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उसमें भी बेनिफिट सिर्फ कुछ लोगों को दिया जाए। तो एक्चुअल में जिसको जरूरत है ना उसको रिजर्वेशन देने की भी जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो नीडी है कैटेगरी में भी, जो लोअर क्लास है, मीनिंग अगर इकोनॉमिकली क्लास के, तो अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं उसमें सिर्फ अपर क्लास को ही बेनिफिट मिल रहा है, लोअर क्लास को नहीं मिल रहा है, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट है उनको भी देना चाहिए। और इसके साथ ही नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन shall be given only at the time of recruitment, not for the promotion। प्रमोशन के लिए इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं देनी है। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है हमारे आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट को एम्पावर दी गई है। उसको ये कहा गया है कि अगर गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं और वो कहते हैं कि हमारी स्टेट में जो सरकार है इसके पास मेजॉरिटी नहीं है एंड हमारी सरकार है
हमारी सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी को इंपोज किया जाए तो वहां की सरकार को रिजेक्ट किया जाता है। तो मींस लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है एंड प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है। इसके रिगार्डिंग ही एक जुडिशियल रिव्यू है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन दिए गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट केस आता है एसआर भूमि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी जजमेंट 1994 में आती है। जो भूमि है वो क्या थे, कर्नाटका के सीएम थे और वो जनता पार्टी की सपोर्ट से मेच्योरिटी में वो सीएम बने हुए थे। 1988 में जनता दल बनता है, जो जनता पार्टी प्लस लोक दल है, इन दोनों का मर्ज हो जाता है तो एक बन जाती है जनता दल। इसमें क्या होता है, जब पार्टी मर्ज हो जाती है उसके 2 दिनों के बाद जो 19 एमएलए हैं वो क्या कहते हैं कि हम सरकार से मेजोरिटी है अपनी सपोर्ट वापस ले रहे हैं। तो इस टाइम जब वो सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो सरकार के पास मेजोरिटी नहीं थी, तो इसमें जो गवर्नर हैं, गवर्नर अप्रैल 1989 को अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और वो कहते हैं कि हमारी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, अब प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिए। जिस दिन वो मैसेज भेजते हैं उसके नेक्स्ट डे जो 7 मेंबर्स हैं वो सपोर्ट दे देते हैं एंड इसके बाद सीएम एंड लॉ मिनिस्टर हैं गवर्नर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप जो असेंबली है इसको समन कीजिए। लेकिन वो मैसेज सेंड कर चुके थे, ये काम नेक्स्ट डे हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है। जब प्रेसिडेंट को सेम डे मैसेज भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट रूल है विद इन 1 डे वो इंपोज हो गया और सरकार गिर जाती है। तो इस तरह पॉलिटिकल ड्रामा होता है। 89 में प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है। उसके बाद जो भूमि है 89 में ही जो प्रोक्लामेशन के आर्टिकल 356 है इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं और उसके बाद 94 में सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देती है, वो कहती है एक दिन में प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं होगा, उससे पहले क्या है फ्लोर टेस्ट देना होगा। अगर एमएलए है वो अपनी असेंबली में जाएगा, अगर उसको सपोर्ट मिल गई ठीक है, अगर नहीं मिलेगी उसके बाद ही प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाएगा एंड एटलीस्ट 1 वीक की वार्निंग देना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद ही क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इंपोज की जाती है। तो इससे पहले क्या था, बहुत सारी स्टेट्स में, मेघालय में, नागालैंड में एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बहुत टाइम प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया है, जिस वजह से इसकी वैलिडिटी को, प्रोक्लामेशन को चैलेंज किया गया और उसके बाद जो डिसीजन आता है। देन जुडिशियल रिव्यू एंड पोल रिफॉर्म्स एक्ट। जो पोल रिफॉर्म्स एक्ट हैं ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट है जो सिटीजन है, सिटीजन को अपने कैंडिडेट जिसको वो वोट पाना चाहते हैं उसकी हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जी इनका लीगल राइट है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसको उन्होंने कहा कि जी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल एंड इलेक्शन कमीशन है वो क्या इशू करे, नेसेसरी गाइडलाइंस रिगार्डिंग एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका कोई सिविल और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसके रिगार्डिंग सारा का सारा उनको अपनी एफिडेविट में देना होगा, ऐसी जो नेसेसरी गाइडलाइंस है इशू करे। तो ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैंडिडेट के लिए अपने जो सिटीजन है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन ने देखना है किसको वोट देनी है या नहीं देनी है, तो इनकी राइट को क्या किया है, राइट टू इंफॉर्मेशन को अपहेल्ड किया है। देन पावर ऑफ पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज नॉट फाइनल। तो ये पावर भी किसके अंडर आती है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्डन दे सकते हैं, लेकिन अपनी पार्डन है लोगों के इंटरेस्ट के लिए ही यूज करनी चाहिए। जजमेंट 2006 में दी जाती है जिसमें क्या गया, यूज दिस पावर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। एंड लास्ट वन इज जुडिशियल रिव्यू एंड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंटर एंड स्टेट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है उस केस में भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो ऐसा ही केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो बंगाल में एक कोल माइनिंग थी, इसमें लैंड को एक्वायर करना चाहती थी, लेकिन वेस्ट बंगाल कहती है हम लैंड नहीं देंगे। तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया की जीत होती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है जी एक सेंटर की सरकार है और इसका जो प्रोजेक्ट है इसके लिए वो लैंड एक्वायर कर सकती है। एंड इसमें ये कहा गया जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुए हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं,
स्टेट्स कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज किया है। विद दिस हमारा जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप से कि आपको सेशन अच्छा लगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।